सोचने पे जो है वो मजबूर हो गया। ठीक है, मैं जूम वालों को अपॉर्चुनिटी दूंगा एंड पे, सिर्फ 20 मिनट की हमारी डिस्कशन होगी, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। कहते हैं मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हम लोग भी, आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को लकी कंसीडर क्यों नहीं करते कि आप लोगों को आपके घर वालों ने एटलीस्ट इतना टाइम दे दिया है। मुझे लगता है कि हमसे पहली वाली जनरेशन पे जितना फाइनेंशियल बर्डन होता था, शायद हम जितना टाइम किसी, मुझे लगता है जितना मुझे टाइम घर वालों की तरफ से मिला था, शायद की बात है 4-5 साल लगाना, तो शायद अगर वो हिम्मत हार जाते तो मैं कहाँ बैठा होता यहाँ पे। ठीक है। सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि आप लोगों के एटलीस्ट ये वाली करज तो आपके अंदर है, आप लोगों के अंदर ये वाली जो है वो एक एक मोटिवेशन तो है, जो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। कमिंग बैक टू है, मोटिवेशन तो चलती रहती है। सीएसएस ऐसे को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स थे, और मैं हमेशा इस तरह के सेमिनार्स करता आता हूँ, बट मैं हर सेमिनार से पहले कोशिश करता हूँ कि जो इस सेमिनार में मेरी डिस्कशन हो वो इंटायरली डिफरेंट हो जो किसी और सेमिनार में हुई है उससे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ इनको मैं कलर करवा लूँ, लेकिन ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ इनको कलर नहीं करवाना, क्योंकि फिर एक और अजाब पड़ जाता है बुढ़ापे की तरफ। बंदा जब गामजन होता है ना, तो उसको बहुत सारे जो है ना मसाइल आते हैं। उनमें एक मसाइल ये होता है कि ये बालों में जो आपकी चांदी आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सेमिनार को 25 मिनट लेकर चलना है। पहले 20 मिनट में मैं डिवाइड करूंगा, पहले 5 मिनट, ठीक है, उन 5 मिनट के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को ऐसे की तैयारी राइट नाउ क्यों करनी चाहिए। लाइक अभी अगर आप देखें तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सीएसएस बहुत दूर है, आप मुझे ये कह सकते हैं कि पीएमएस का भी कुछ अता पता नहीं है। चलो वन पेपर्स तो आ रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्टिव्स आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी तो है। पहले फेज के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि ऐसे की तैयारी को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने क्यों लेकर चलना है, नंबर वन। नंबर टू, हम ये डिस्कशन लेकर आएंगे कि ऐसे की तैयारी को करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ो या कहीं और जाके पढ़ो, वेयर एवर यूर स्टडिंग। मेरा काम ये है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे के बेसिक्स क्या हैं जिनको आपको लेकर चलना चाहिए। क्योंकि गारंटीड बात ये है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको ये लगता है कि अंग्रेजी फर्स्ट स्टेप होगी, तो अंग्रेजी कैन नेवर बी योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है। नंबर 3 के ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये होगा कि हमने ऐसे की अब बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या रख सकते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे पढ़ चुके हैं, और उन लोगों के लिए जिनने अभी स्टार्ट करना। और लास्टली हम लोग जो है जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे अपना सेशन के अंदर। आई लेट यू नो कि हमने उसको किस तरह लेकर चलना है। ठीक है। सो कमिंग बैक टू माय फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द सेमिनार, दैट इज दिस के व्हाई यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऐसे राइट नाउ। क्या ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या ऐसे इन इटसेल्फ जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है, लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे जो है शुएब मुझे वो पकड़ाना, वो मेरा टैबलेट पकड़ाना, इसकी बैटरी खत्म हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी परसीव करते हैं, वो ये भी कहते आते हैं कि ऐसे 11 सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी के साथ किया जाता है। अगर आपके 11 सब्जेक्ट अच्छे तैयार हैं तो आप ऐसे को फिर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर आप पहले ऐसे को कर रहे हैं तो ये गलत अप्रोच है, क्योंकि ऐसे के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको करने के लिए पहले ऐसे से पहले आपको दूसरे सब्जेक्ट्स करने चाहिए। ये सारी बातें झूठ हैं। आपने पहले दिन जब तैयारी करने शुरू करनी है दुनिया के किसी भी एग्जाम की, आई एम नॉट सेइंग दिस स्पेसिफिकली कि सीएसएस या पीएमएस की, दुनिया की किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी करने बैठोगे, सबसे पहले काम क्या करना है, अगर उसमें ऐसे कंपलसरी होगा तो ऐसे को लेकर चलना है। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, देखें हमारे यहाँ ऐसे के फेलियर रेशो जो है वो सबसे ज्यादा है, और किसी और कंट्री में भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा फेलियर देता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, नेवर, इट हैज नेवर बीन द केस। आपको मैं बहुत सारे ईयर्स ऐसे गिनवा सकता हूँ 2015 से लेके 2025 तक, जो हमारे पास 9 CSS कंडक्ट हुए हैं, उनमें से ओनली 6 टाइम्स अगर आप देखें तो वो दूसरे सब्जेक्ट से जिनमें फेलियर रेशियो ज्यादा थी, जबकि ऐसे की फेलियर रेशियो कम थी। बल्कि ओनली 3 टाइम्स वर द टाइम्स जब ऐसे की फेलियर रेशियो कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट ज्यादा थी। मैं ये कहता हूं कि ऐसे मसला ये नहीं है कि ऐसे आपको करना नहीं आ रहा, मसला ये है कि देयर इज सो मच पोल्यूशन देयर, जिसको मैं इंटेलेक्चुअल पोल्यूशन कहता हूं, कि वो आपको ऐसे करना करना स्टार्ट करवा ही नहीं रही। हमने क्या करना है, हमने, मैं कहता हूं कि राइट फ्रॉम द वेरी 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 फर्स्ट स्टेप यू शुड बी हैविंग दिस माइंडसेट कि मैंने ऐसे को लिखना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने ये बात सुनी होगी कि ऐसे फेल कराता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज इंस्टिल्ड है
कि ऐसे फेल कराता है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान अफेयर से, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो करंट अफेयर से, फिर आप इस्लामियात पढ़ने बैठ गए हो, और द डे यू बिकेम एन एस्पिरेंट, आप एक बात जहन में रखिएगा, आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट होते हो लोगों के अंदर। मैं हमेशा कहता हूं कि डिपेंडेंसी इज द ओनली किलर इन 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 कंपेटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। जब आपको हर एक स्टेप पे किसी से वैलिडेशन चाहिए कि अब मैं कौन सा स्टेप लूं, अब मैं कौन सा स्टार्ट करूं सब्जेक्ट, अब मैं क्या करूं, आपको वो सारे ये कहेंगे कि ऐसे को अभी ना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे है चार चीजों का नाम, ऐसे के अंदर आपकी अंग्रेजी आती है, वो आपसे कहेगा आपकी अंग्रेजी ठीक है, आप कहोगे नहीं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे वो आपको कहेंगे जी मैं एंड ऑफ द सेशन पे आपको डिस्कशन का मौका दूंगा, प्लीज अभी सुन लें बस। वो दूसरे नंबर पे कहेंगे कंटेंट कंटेंट सही नहीं है तो कंटेंट कहेंगे, इसके लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की पहले तैयारी कर लो। वो तीसरे नंबर पे आएंगे और आपको कहेंगे कि जी अब आप जो है ना यू शुड स्टार्ट योर इन ऑर्डर टू हैव योर बेटर एक्सप्रेशन यू स्टार्ट रीडिंग। वो फिर आपको कहेंगे ये 6 किताबें ये 7 किताबें इनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एंड लास्टली वो कहेंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पे वो कहते हैं कि पहले दूसरे सब्जेक्ट्स को एक दफा गॉन थ्रू करो, वहां पर आपको समझ आए कि किस तरह क्वेश्चंस को आर्टिकुलेट करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पे आएंगे। इन अ नटशेल दे वुड क्रिएट सो मेनी बैरियर्स कि आप ऐसे को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर कंपेटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन बहुत पीछे डाल दोगे। अब उसे होगा क्या, दो चीजें होंगी। हम पहले पार्ट में ये डिस्कशन कर रहे हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं कि हमें ऐसे की तैयारी अभी से क्यों स्टार्ट करनी है। अब इससे क्या होगा जब आप ऐसे की तैयारी को डिले करोगे। नंबर वन, आपकी कंपेटिटिव जर्नी के अंदर आपको जितने पीयर्स मिलेंगे वो सारे डिस्कशन ऐसे के फेलियर की करेंगे। नंबर टू, आप हम जैसे जितने भी टीचर्स मेंटोर्स को ऑनलाइन सुनेंगे हमेशा अपनी दुकान चलाने के लिए वही की बात करेंगे कि ऐसे सबसे ज्यादा फेल कराएगा, सबसे ज्यादा फेल कराएगा, सबसे ज्यादा फेल कराएगा। कॉन्टिन्यूसली आप एक मॉन्स्टर जो है उसको उसको रेज कर रहे हो। वो क्या है कि अब आपको ऐसा लगना चाह रहा है, द पावर ऑफ माइंड जो है वो आप सारे लोग उससे बड़े बखूबी आगाह होंगे। दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग आज तक जो है वो ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, मैं और आप और सब लोग। उसकी रीजन क्या है कि हमारा माइंड जो है हम एक थॉट को लेकर आते हैं वो 100% मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाता है। तो हम लोग ऐसे को इतना बड़ा मॉन्स्टर बना देते हैं। फिर मैं इसको इस तरह कहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आपने फर्स्ट मंथ में ऐसे नहीं किया, आपको 6 महीने गुजर गए, अब छठे मंथ के बाद अब आप अपनी तैयारी शुरू करने लगे और ऐसे को स्टार्ट करने लगे हो। अब छठे मंथ के बाद क्या होगा, आपका ऐसे जो है वो 6 महीने और लेगा सिर्फ इस स्टेप के ऊपर कि आप लिखने बैठ जाएं, और 6 महीने में आप लिखोगे भी नहीं। हमने करना क्या है, मेरी बात समझें। ऐसे एग्जामिनर रिपोर्ट के थ्रू अगर देखा जाए मेनली मेजरली चार चीजों का नाम है। मैं अब आपको बताता हूं कि ये चार चीजें आपकी तैयार नहीं भी होंगी तो आप तब भी लिख पाओगे। उनमें सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज उनमें आ जाती है स्ट्रक्चर, जिसको हम सबसे एंड पे लेकर चले जाते हैं। स्ट्रक्चर सीखना मुश्किल चीज है। ये ऐसे ही है कि मैं आपको बताऊं कि अपने हाथ से आप कोई शेप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मैं हार्ट बनाना है, मैं आपको कहूंगा कि चलो ऐसे करके हार्ट बना लो, ठीक है। बड़ा बुरा बना है लेकिन ये है कि समवट बन गया। ये स्ट्रक्चर दिया ना मैंने इसको। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग जो आप एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर्स के अंदर सीख जाते हो, ठीक है। जिसमें आपको हम ये बताते हैं कि आउटलाइन में किस तरह क्या चीज आती है, इंट्रोडक्शन में किस तरह क्या चीज आती है, मेन बॉडी किस किस चीज का नाम होगा। अब आप मुझे बता दो कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे आपने कोई नई गेम डाउनलोड की है और उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपने सबसे पहले ये वाला बटन दबाना है, फिर ये बटन दबाना है, इससे रेस होगी, इससे ब्रेक होगी। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट गेम। इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए 2 3 4 मैक्सिमम 5 घंटे लगेंगे। अगर आपने किसी से पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो तुम लोग यूट्यूब पे चले जाओ, हर दूसरा मेंटोर वहां पे बैठा है जो तुम्हें स्ट्रक्चर बताएगा। मैं ये भी बात कर ही नहीं रहा कि स्ट्रक्चर सही वाला कौन सा होता है और गलत वाला कौन सा होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो आपको स्ट्रक्चर का बताएगा और आपने स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली देखना शुरू कर देना है। अब स्ट्रक्चर का जब वो आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा आप डिफरेंट, मैं आमिर मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं। एक मिनट। अच्छा, तो कमिंग बैक, मैं तो आपको कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए अभी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि स्ट्रक्चर के लिए आप लोग जो है वो पहले किसी अच्छे मेंटोर के पास जाओ। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आपने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे
आप में से मेजॉरिटी फर्स्ट टाइमर्स है ना, आप लोगों ने अभी से लिखना कैसे स्टार्ट करना है। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज है, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि आपने चीजों को पर्सपेक्टिव में कैसे पुट करना है। सिंपली जाओ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखो, मुझे समेत किसी को ज्वाइन ना करो, तुम्हें जिस मेंटोर का मर्जी स्ट्रक्चर समझ आता है जस्ट उस स्ट्रक्चर को समझो और पहला कॉर्नर आपका टिक हो गया। नंबर 2 के ऊपर आओ, बात आती है कंटेंट की। कंटेंट कभी भी रिलेटिवली एब्सोल्यूटिज्म के ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप मुझे आज कहें कि आपकी सीएसएस की तैयारी कंप्लीट हो गई है, कोई बंदा ऐसा नहीं मैंने अपनी 7-8 ईयर की जर्नी में देखा जो मुझे ये कमिट कर दे कि मैं तैयारी कंप्लीट करके एग्जाम में क्लियर हुआ था। नॉलेज कंटेंट रिलेटिव होता है। आपके पास जो आज नॉलेज है, हो सकता है आपके साथ बैठे बच्चे के पास कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्या नॉलेज यार्डस्टिक है सीएसएस को पास करने की? इट हैज नेवर बीन। अगर आप मुझसे ये कहते हो तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने ऐसे के अंदर 700 प्लस स्कोर किया है, लेकिन वो वही स्टूडेंट्स थे कि जब मैंने उनको सॉरी ओवरऑल 700 प्लस स्कोर किया है, ऐसे के अंदर देखा तो दे वर स्कोरिंग अराउंड 15-16। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और इतनी हाई फाई इंग्लिश के साथ और इतने अच्छे कंटेंट के साथ बैठे हैं, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएटेड थे, स्टिल दे वर नॉट एबल टू स्कोर बियॉन्ड 100 इन पॉलिटिकल साइंस। आप किस नॉलेज की बात करते हैं? ठीक है, नॉलेज या कंटेंट रिलेटिव है। स्ट्रक्चर वो चीज है जो हमने 1-2 दिन, 1-2 घंटे, 2-4 घंटे के अंदर सीख ली। कंटेंट वो है जो हमारे पास अभी है, मुझे वही चाहिए। मैं हमेशा कहता आया हूं कि कंटेंट जो है अगर मैं आपको अभी लगा दूंगा ना कंटेंट के पीछे, आई कैन बेट ऑन दिस कि आप 10 महीने भी कंटेंट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि जी आप पहले बुक रीड करो सो दैट यू कुड हैव अ ग्रास्प ऑफ कंटेंट। और बुक कौन सी रीड करो? आपको कहा जाता है आप जाएं पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट पढ़ लें, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री पढ़ लें, आप जाएं आप जाके जो है जी वो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ लें। खुदा के बंदो, आप 10 किताबें पढ़ लोगे, उसमें से 10 लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का कॉन्टेक्ट कंटेंट है? जी मेरा यूट्यूब चैनल है दरसगाह के नाम से, आप उसको देख लो। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कंटेंट है कि आपने 10 किताबें पढ़ी 10 थॉट्स को लेने के लिए, और फिर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो थॉट्स भी आप कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। अल्लाह के बंदो, बेसिक नॉलेज जो आपका है ना, आप में से मैं यहाँ पर हैंड रेज करवाऊंगा, हैंड रेज यानी कि वैसे हैंड रेज जहां बैठे हो कर दो। आप में से कितने लोगों को पता है डेमोक्रेसी क्या होती है? मेजोरिटी को पता होगा, 80% को, 100 के करीब हमारे पास दोनों प्लेटफॉर्म पे लोग हैं। आप में से कितनों को पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है? आप में से कितनों को पता होगा जेंडर क्या चीज है? ये जो बेसिक नॉलेज है ना, हमने इससे स्टार्ट करना है क्रॉलिंग को। आई मेक यू रन बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ठीक है, खुदा के बंदो, हिम्मत पैदा करो। मैं हमेशा से कहता हूं जब बच्चा पहले दिन पैदा होता है ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो अपने हाथ पांव को वायलेंटली मूव कर सके। वही बच्चा बाद में जाके दुनिया का फास्टेस्ट मैन भी बनता है, यूसेन बोल्ट। ठीक है, अब क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उसी टाइम उठ के दुनिया के फास्टेस्ट रन जो है उसको ले आए? नेवर, इट हैज नेवर बीन द केस। ठीक है, सो इसलिए मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। देखो मैं जहां पे भी, जितने मैंने बैचेस पढ़ाए, मैं कहता हूँ कि मैंने फिजिकल, आई वाज एसोसिएटेड विद वर्ल्ड टाइम्स। ठीक है, आई टॉट देयर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। देन मैं आई वाज टीचिंग एट सीपी एज वेल। ठीक है, मैं अपने भी 15 एक बैच पढ़ा चुका हूँ। मैंने इन 3 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 100 प्लस फिजिकल ऑनलाइन ऐसे के बैच पढ़ाए हैं। और मैंने, क्यों आज तक मुझे बुरा फीडबैक नहीं मिला? इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पे कोई डिफिकल्टी क्रिएट ही नहीं की। ठीक है, मैंने कहीं पे कोई हार्ड चीज बताई ही नहीं है। मैं पहले दिन से पेन पकड़वा के लिखवा देता हूँ। जिस दिन आप लिखोगे ना, आप अगर सीएसएस के स्टूडेंट हो, मेरी बात जहन में रखना, आप अगर सीएसएस के स्टूडेंट हो ना, जिस दिन तुम लिख कर सोओगे ना, तुम्हें सुकून की नींद आएगी। जिस दिन तुम नहीं लिखोगे तुम एंग्जाइटी में रहोगे। क्यों? क्योंकि सीएसएस का ताल्लुक, कंपेटिटिव एग्जाम्स का ताल्लुक पढ़ने के साथ है ही नहीं है, इसका ताल्लुक लिखने के साथ है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले लिखो। लिखना क्या है, दैट्स अनदर क्वेश्चन, वो मैं भी उसके तरफ आता हूँ। हमने कहा कि एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से 4 चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा ऐसे बेस करता है। स्ट्रक्चर, जो 2-3 घंटे की, और यूट्यूब के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट वीडियो देख लो, किसी मेंटोर को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसकी मार है। नंबर 2 के ऊपर आता है कंटेंट। कंटेंट कभी एब्सोल्युटली हो ही नहीं सकता कि आप मास्टर ऑफ कंटेंट बन जाए। हाँ, जितनी बेस है उसी बेस के साथ just start writing. I'm not saying here कि you have to write 10 pages, 12 pages, 15 pages. अल्लाह के बंदो, स्टार्ट राइटिंग कुड बी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज।
every one of us can write on democracy एक आधा पेज, each one of us can write on globalization, gender, on जो है वो so many other things, पर पहले लिखो तो सही। फिर बात आ जाती है इंग्लिश की। आप में से कितने लोग हैं, मैं अगर आज आपसे पूछूं, मुझसे सवाल आता है सर इंग्लिश करवाएंगे आप? अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, आज मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बताता हूँ। मेरे पास आए पहले दिन, उनकी अंग्रेजी बहुत बहुत बुरी थी, ठीक है। हम लोगों ने लिखना शुरू किया, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, relatively when the last thing that they have done, then like मेरे से जब वो निकले, मैंने उन्हें कोई ग्रामेटिकल बुक रिकमेंड नहीं थी की। मेजॉरिटी ऑफ देम वर एबल टू राइट उतना अच्छा जितना रिक्वायर्ड था, बिकॉज फैंसी ना कभी रिक्वायर्ड होता है और ना ही कभी डिमांडेड होता है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी कभी भी किताबों को पढ़ के ठीक होने वाली चीज नहीं है। अंग्रेजी हमेशा ठीक उस टाइम होगी जब आप लिखोगे। द मोमेंट यू वुड स्टार्ट राइटिंग और आप किसी को जाके बताओगे कि यार अल्लाह के बंदे दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन, वो उसको वैल्यूएट करेगा तो उसके अंदर से बताएगा सब्जेक्ट की वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, या वो ये कहेगा कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, उनका यूजेज सही नहीं है, या वो आपको ये कहेगा कि यार आपको यहाँ पे सेंटेंस पैरेलल करने की मिस्टेक कर रहे हैं। गिन के टोटल कुल मिला के हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 11 अंग्रेजी की मिस्टेक्स निकलती हैं। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, जाके देख लेना। फिंगर टिप्स पे वो सारी अंग्रेजी है जो आपको रिक्वायर्ड है ऐसे के अंदर, ठीक है। उससे ज्यादा तो अंग्रेजी चाहिए ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार मैं आपको अभी बता दूं कि टोटल कुल मिला के 4 से 5 चीजें हैं जो आपने इंश्योर कर दी हैं, और स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन के अंदर, कि सब्जेक्ट एस और ईएस की मिस्टेक ना हो, सेंटेंस पैरेलली ना कंस्ट्रक्टेड हो, एब्रीविएटेड फॉर्म्स ना यूज्ड हो, उसके अंदर जो जो एब्रीविएशंस हैं और कॉन्ट्रैक्शंस हैं, डज नॉट, डोंट, डू नॉट, ये प्रॉपर लिखे हों, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर सब्जेक्टिव स्टार्ट हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट ना हो। ये कुल मिला के 4-6 चीजें हैं जिनको आपने याद रखना और आपकी अंग्रेजी सीधी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे में अंग्रेजी का कोई रोल नहीं है, आई वुड नेवर एवर से दिस, बट अगर आप मुझे ये कहोगे कि मैं पहले आपको टेंस पढ़ाऊं, फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊं, फिर उसके बाद मैं उनकी एक्सरसाइजेस करवाऊं, वो तो ना यहाँ रिक्वायर्ड है, ना वो अंग्रेजी के प्रेसी के पेपर के अंदर रिक्वायर्ड है। आपके 6 महीने मैंने जाया करने हूं, तो मेरे लिए तो इतना आसान है कि मैं पहले दिन से ही आपको ये कहूं कि नहीं, ओ माय गॉड, यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स। मैं पहले फाउंडेशन कोर्स करवाता हूँ अंग्रेजी का आपको, उसके बाद फिर मैं आपको ऐसे पे लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद मैं वैल्यूएशन पे लेकर आऊंगा। मैं चाहता कि मैं 6 महीने तुम्हें अपने साथ बांधूं और मेरे पैसे आते रहें। ये इतना आसान है फाउंडेशन के कोर्स के नाम के ऊपर चूरन बेचना। फाउंडेशन का कोर्स क्या होता है, कितना मुश्किल है? क्या आपको बेसिक टेंसेस से लेके अभी पढ़ के अभी उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? नो वे, नॉट एट ऑल, दैट इजंट रिक्वायर्ड। बात ये है कि वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग एट अर्लीस्ट। मैंने कहा स्ट्रक्चर 4 घंटे की मार है, यूट्यूब पे किसी मेंटोर को पकड़ो, उसका स्ट्रक्चर सीख लो। ये सवाल नहीं करना अभी कि राइट है या रॉन्ग है। कंटेंट वही चाहिए जो आपके माइंड में अभी है, हम उसके साथ एक पेज लिखेंगे, दैट्स इनफ। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड थिंग, अंग्रेजी। अंग्रेजी मीन वाइल ठीक होती है, अंग्रेजी कभी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉकेट में लेके कभी भी ठीक नहीं होगी। लास्ट बात आती है हमेशा एक्सप्रेशन की। दुनिया में सबसे गलत अगर इंटरप्रिटेशन की गई है किसी चीज की, तो एक्सप्रेशन की गई है इंग्लिश ऐसे के अंदर। क्यों? कहा यह जाता है कि एक्सप्रेशन बड़ा मैटर करता है। मैंने हमेशा पूछा है एक्सप्रेशन क्या होता है, मुझे कभी किसी ने आंसर नहीं किया। ऑल ऑफ देम देवर ऑफ द व्यू कि एक्सप्रेशन फैंसी राइटिंग होती है, एक्सप्रेशन वर्बोसिटी का यूज होता है, एक्सप्रेशन ये होता है कि आपने किसी की अच्छी बात पढ़ी किसी बुक से, आपने उसको कॉपी किया और उसको आके एग्जैक्टली कोट अनकोट कर दिया। किसी की बात को किसी किताब से पढ़ के याद रख के उसको लिखना कैन नेवर इनहेंस योर ओन एक्सप्रेशन। खुदा के बंदो, उसको बोरोड कंटेंट कहते हैं। सर एहसन, थैंक यू सो मच। उसको बोरोड कंटेंट कहते हैं। बोरोड कंटेंट कैन नेवर इनहेंस योर ओन एक्सप्रेशन। इतनी चीज, इतनी अजीब चीज की हुई है मेंटोर्स ने कि वो आपको कहते ये हैं कि आपने एक्सप्रेशन बेहतर करना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक फैंसी एकेडमी में जाता था और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप फैंसी फैंसी हुक्स याद कर लो, वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगी।
खुदा के बंदो, दिस इज अ डिजिटल एज जिसके अंदर एवरीथिंग कैन बी डन ऑन चैट जीपीटी। आप अदनान बशीर के लेक्चर चैट जीपीटी को कहोगे ना, तो चैट जीपीटी आपको सारे के सारे नरेट करके देगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, देयर इज नो नीड टू पे, जाके वो लेक्चर सुन लो वहां से, ठीक है। इस एज के अंदर अगर मैं इकोनॉमी का ऐसे है और उसको स्टार्ट स्लॉवरी लैंग्वेज से कर रहा हूँ कि सिंस टाइम मेमोरियल द वर्ल्ड हैज बीन ट्रैप्ड into many quagmires ranging from socio-economic to political ones. It has been economy which transcended the people from the dark ages to the enlightened ages. It has always been the economy which had many fought, which due to which world had fought many wars, ranging from cold wars to hot wars to world wars, and then resulting into chaos across the globe. It is the economy. Since its inception, the land of pure is facing challenges because of this. द लो डिप्रेशन और पता नहीं गॉड नोज व्हाट, मुझे खुद याद नहीं होता था, याद कर करके रटे मार मार के, ये भी बार बार सेशंस में सुना सुना के मुझे याद है। हाउ ऑन अर्थ दिस फैंसी थिंग कैन एवर कैन एवर कैन एवर एनहांस योर एक्सप्रेशन। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं चैट जीपीटी से सिमिलर एक्सप्रेशन या कंटेंट नहीं आएगा, आने दो, छोड़ दो, बाद में आता हूँ इस पे, फिर मैं डेविएट हो जाऊंगा। एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, मेरी बात सुनो जरा। एक्सप्रेशन कभी भी पढ़ने से नहीं आता। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है ना, पहले तो मैं आपको मतलब समझा देता हूँ एक्सप्रेशन का क्या होता है। हमने मिसअंडरस्टूड किया है कि एक्सप्रेशन ये होता है कि फैंसी लिखो। एक्सप्रेशन ये नहीं है। एक्सप्रेशन ये है कि आपने चंद एक लफ्जों को कंसाइज करना सीखा है या नहीं। मैं 10 बातें करूं, आई वुड से दैट जो अभी मैंने तमहीद बानी है इकोनॉमी की, मैं सारी इकोनॉमी की तमहीद को अगर समराइज करूं तो मैं कहूं कि सिंस टाइम और सिंस एजेस द वर्ल्ड हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस, इकोनॉमी इज द ग्रेवेस्ट अमंग देम। बात खत्म। एक्सप्रेशन का मतलब है 10 बातों को 2 बातों पे कितनी ब्यूटिफिकेशन के साथ लिमिट करते हैं। दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैन नेवर मेंट, हैज नेवर बीन द यूज ऑफ फैंसी वर्ड्स। ये चीज ज़हन में रखो। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने लफ्ज अपनी बातों के जरिए कितने ब्यूटीफुल एक्सप्रेस करते हो। एक और बात आपको बताता हूँ, आपको कहा जाता है कि एग्जामिनर इंप्रेस होगा जब आप फैंसी लिखोगे, एग्जामिनर नहीं इंप्रेस होगा। ऐसे इज अ थिंग, ऐसे इज एन आर्ट जिसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता है, अपने वर्ड्स के अंदर अपने थॉट पैटर्न को यूटिलाइज करते हुए उसके ऊपर जो तुम्हें लिखोगे उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे, या ए बी सी डी के उठा के थॉट्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करोगे एंड यू वुड एंड अप राइटिंग नॉट एन ऐसे बट एक रिपोर्ट, या उसको एक्नॉलेज करोगे। तो हमने फाउंडेशन लेट डाउन कर दी, ठीक है, कि ना तो किसी सूरत में ऐसे मरहूने मिन्नत है कंटेंट का एट फर्स्ट, ना ही ऐसे मरहूने मिन्नत है किसी सूरत भी आपके जो है वो क्या उसको कहते हैं आप जो है स्ट्रक्चर का, ना ही ऐसे मरहूने मिन्नत है किसी सूरत भी आपके अंग्रेजी का टू बिगिन विद, ना ही ऐसे मरहूने मिन्नत है किसी सूरत भी आपके ये जो फैंसी स्टार्ट का। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी इनहैंस्ड, कैन बी वर्कड ऑन मीनवाइल। तो पहली बात ये हुई कि आपको अभी लिखना है, आपको अभी लिखना है, और हमें पता भी नहीं चला आधा घंटे की डिस्कशन होगी। मैं कहता हूं कि ऐसे इतनी मजे की डिबेट है कि आप इसमें ऐसा ऐसा इसमें एंगेज होते हो कि आपको समझ नहीं आती। अच्छा, अभी लिखना है, फिर दूसरे फेज पे आ जाओ, लिखना कैसे स्टार्ट करें। आप में से मेजॉरिटी ने सुना होगा कि आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो ना, जो कुछ भी लिखना चाहते हो, आप अपने एक रजिस्टर पकड़ो, उस रजिस्टर के ऊपर 10 जो है उसके कंपार्टमेंट्स बनाओ। 10 कंपार्टमेंट में से एक इकोनॉमी को दे दो, एक पॉलिटिक्स को दे दो, एक आप जो है वो मीडिया को दे दो, एक जो है वो आप जेंडर को दे दो, एक आप एजुकेशन को दे दो। कर दिया, हमने 10 हिस्सों में अपने रजिस्टर को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि थीमेटिक प्रिपरेशन करनी है। आई हैव डन द सेम। मैं 3 महीने डॉन न्यूज़पेपर निकालता था, उसको सामने रखता था,
इकोनॉमी रिलेटेड जो चीज होती थी निकाल के इकोनॉमी वाले पेजेस पे लिखता था, जेंडर से रिलेटेड जो होती थी मैंने फैक्ट बुक बना ली। ये आपको पता है ये जो फैक्ट बुक, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, ये फैंसी फैंसी टर्म्स हैं, अननेसेसरी डिले की आपकी प्रिपरेशन के अंदर। मैंने ये काम किया है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैंने 40-50 सफ़ों की फैक्ट बुक बनाई एंड आई वाज नेवर एबल टू यूज देम, यूटिलाइज देम इन एनी ऑफ माय एसेज। क्योंकि ऐसे फैक्ट बुक की बेस के ऊपर ऐसे स्टोर्ड नॉलेज के ऊपर कभी लिखा ही नहीं जाता। हमेशा कहा जाता है द बेस्ट ऐसे वुड ऑलवेज बी द वन दैट यू वुड राइट इन एग्जामिनेशन हॉल। इसका मतलब क्या है कि उसको जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे वो आपकी अपनी वर्डिंग, अपने थॉट पैटर्न और अपने ही एक्सप्रेशन के थ्रू जाएगा, वो क्रैम्ड नहीं होगा। तो ये अननेसेसरी किस्म की जो है ये, थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटिंग, सर एहसन इज आल्सो वैलिडेटिंग इट, इज अ वेल नोन मेंटोर, कि भाई फैक्ट बुक इज ओवररेटेड। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू रियली वांट, इफ यू रियली वांट, आई कैन मेक दिस जर्नी इतनी टफ कि आप बेड से ही नहीं उठ पाएंगे। और अगर आप चाहते हो तो ये इतनी आसान है, क्योंकि इस जर्नी का मतलब क्या है, इस जर्नी में द क्रूशियल सब्जेक्ट वुड ऑलवेज बी ऐसे, जो सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है, और वो भी कभी क्रूशियल ना हो। अगर वो एक सवाल ना होता, मैं कहता हूँ ऐसे क्यों फेल होता है, क्योंकि वो सवाल एक है, एक एक ही टॉपिक पे लिखना है। ऑल दो सिलेबस के अंदर दो उसने कहा हुआ है, लेकिन वो देता है एक पे है, एक सवाल है, मेक और ब्रेक बड़ी आसानी से हो जाता है। राइट डायरेक्शन ली तो निकल गए, नहीं ली तो फंस गए। इस वजह से ये मुश्किल, अदरवाइज ऐसे भी मुश्किल नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने 5 अटेम्प्ट लिए हैं, दो, 3 सीएसएस की, 3 पीएमएस की, 2 सीएसएस की। पांचों अटेम्प्ट्स में मेरा ऐसे पास था। उन पांचों अटेम्प्ट्स में ऐसे पास होने के पीछे सिर्फ एक रीजन थी कि मैंने कभी ऐसे को मुश्किल का, मैं इवन के जब मैं पढ़ता होता था डिफरेंट टीचर्स के पास और वो मुझसे आउटलाइन बनाते थे, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाते थे, मुझे कहते थे इतनी लंबी और कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बना रहे हो। मैंने कहा था कहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट बनाओ, दे आर अनेबल टू डू दैट। मैंने कहा ये कॉम्प्रिहेंसिव मेरे थॉट पैटर्न को क्लियर करती, मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव बनेगी तो मैं जस्टिफाई तरीके से कर सकूंगा। और मुझे ये अच्छी तरह याद पड़ता है, मैंने जिंदगी का पहला पहला पीएमएस दिया था। मैं ऐसे का पेपर करके निकला तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि क्या लिखा है। मैंने कहा 4 साइड्स के ऊपर आउटलाइन चली गई है और मैंने 8 साइड्स लिखी हैं, 2 घंटे का, 2 घंटे का था। मुझे कहता है तूने इतनी लंबी आउटलाइन जस्टिफाई कैसे की। मैंने कहा लंबी आउटलाइन कौन लिखता है, जिसको टॉपिक समझ आता है, एक्सप्रेस वही कर सकता है ना। अगर कोई इररिलेवेंट लंबी लिखेगा तो वो तो अनजस्टिफाइड होगी, वो तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेड ही नहीं होगी और उसको खुद समझ आ रही होगी कि इनसेन बात कर रहा हूँ। मैंने किया, आई स्कोर्ड 57 इन दैट ऐसे। द रीजन वाज कि मैं यहाँ से क्लियर था। आपने ऐसे को करते हुए यहाँ से क्लियर रहना है। मैं आपको एक और सरप्राइजिंग फैक्ट देता हूँ, ईयर 2022 के अंदर, 23 के अंदर सीएसएस का रिजल्ट आता है, एंड आई वाज एसोसिएटेड विद एन एकेडमी एट दैट टाइम। तो हमारे पास तकरीबन को 150 से 200 के करीब लोग आते हैं जो कि इंटरव्यू की तैयारी करने आ रहे थे। उनमें से मैंने एक रैंडम टेस्ट चेक किया। मैंने कहा था आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दी है। उनमें से ऑलमोस्ट 120 के करीब, यानी कि 60 to 70% फर्स्ट अटेम्प्टर थे। और मैंने फिर पूछा कि अच्छा आप में से ऐसे की तैयारी कितने किस तरीके से फॉर्मली की होगी। उनमें से ऑलमोस्ट 30% थे जिनने ऐसे की तैयारी की, बाकी 70%, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60-70 लोग वो थे जिन्होंने किसी से ऐसे की तैयारी की भी नहीं थी और बहुत निकल गए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। उस साल सारे के सारे ऐसे आए थे लिटरेरी इन टर्म, ठीक है। मुझे अगर मैं, इफ आई कैन रिकॉल दिस, उस टाइम ऐसे किस तरह के आए थे, वो आए थे, बॉयज विल बी बॉयज वाला गालबन वो ईयर था। यहाँ पे वो 2023 के एसेस देखना, ठीक है। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, एक ये था। फिर ये था द वन हु इज अफ्रेड ऑफ रीजन, द वन हु यूज फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजन। फिर उसी साल आया था बोथ द पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। फिर उसी साल ऐसे आया था कि हैवी टैक्सेशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन ये जंक फूड वगैरह, बॉयज विल बी बॉयज, उसी साल आया था, ठीक है। फिर उसी साल आया था इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इंग्रेविंग इन स्टोन। अल्लाह का शुक्र है मेमोरी तेज है मेरी, ठीक है। ये मैंने कहा ये सारे के सारे ऐसे वो थे जिनको जिनको किसी थीमेटिक स्टडी की जरूरत नहीं थी। फिर मुझे समझ आई वो मेजोरिटी वो लोग थे जिनको लिखने की आदत थी, नंबर वन। नंबर टू, वो लोग थे, थैंक यू सो मच हैदर, वो लोग थे जिन लोगों का एक्सप्रेशन बिल्ड था क्योंकि वो लिखते थे।
अच्छा, टू माय सरप्राइज मेजॉरिटी वो थे कि जिनको लिखने की आदत थी, और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लिखा है क्योंकि हमें टॉपिक पसंद आया, हमने झूम के लिखा है उसको, इंजॉय करके लिखा है और वो पास कर गए। ठीक है, तो खुदा के बंदो, इसका कंक्लूजन ये है कि लिखना मैटर करता है, कंटेंट गैदर करना। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं मदरसे में जब था ना, तो वहां पे हम दिन में पढ़ा करते थे, रात को कुरान पाक हिफ्ज करने के साथ साथ हमारा होता था स्कूल का भी। हमारा एक दोस्त था, वो भला क्या करता था, वो ये काम करता था कि कहता था मैं रात को पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ते रहो। रात होती थी, ये बड़ा परफेक्टली फिट बैठता है ये कैंडिडेट्स के ऊपर। रात होती थी, वो टेबल लगाता था, टेबल के ऊपर ग्लास का दूध रखता था, हॉस्टल में हम लोग रहते थे। साथ वो सर्दियों की रातें होती थी, पंजीरी रखता था, साथ बिस्किट रखता था। इतनी खूबसूरत टेबल सजाता था कि रश करने का दिल करता था कि आज पता नहीं कितना पड़ेगा। ठीक है, दूध पीता था, साथ पंजीरी खाता था, साथ में वो नट्स वगैरह खा रहा है। 10 बजे वो पढ़ने बैठता था, 10:15-20 तक वो ये सारी चीजें खा लेता था और 10:30 पे वो सो जाता था। ठीक है, क्योंकि तो पढ़ा नहीं था जाता। हमारा अलमिया ये है, वन ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स का, कि हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर देते हैं कि डाटा गैदर करो, कंटेंट की किताबें पढ़ो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी एकेडमी और कोई एक ऐसा क्वालिफायर बता दे। देखिए, मैंने बहुत लंबे टाइम के लिए वर्ल्ड टाइम्स के ऊपर इंटरव्यूज किए थे बच्चों के जो क्वालिफाई करते थे, तकरीबन 70 इंटरव्यूज किए थे। बड़ी कैंडिड कन्वर्सेशन उनके साथ हुई थी। मैं इसलिए खुद को थोड़ा सा यूनिक समझता हूँ कि मेरी जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की जर्नी के अंदर इंटरेक्शन है बड़ा डाइवर्सिफाइड रहा है। मैं स्टूडेंट भी था, मैं दुनिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा जिससे पढ़ने नहीं गया। फिर जो क्वालिफाई करके आते थे उनके साथ मेरा कैंडिडेट एक्सपीरियंस था। फिर मैं टीचर बना, फिर मैं क्वालिफाई किया। तो मतलब मैंने सारे फेजेस देखे हुए हैं। मेजॉरिटी जो आते थे ना, कोई खुदा का बंदा उनमें से ये रिकमेंडेड किताबें पढ़ी, एक्स्ट्रा रीडिंग की, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस इतने सिंसियर थे कि जो बेसिक्स थी ना, जो डिजर्व होनी चाहिए वो करते थे। तो हमने जब ऐसे को करना है अल्लाह के बंदो, तो हमने पहले दिन से वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग। मैं कहता हूँ कि 2, 4, 5, अच्छा बहुत लंबा हो गया जी, हमारा बहुत लंबा हो गया, वो हम इसको शॉर्ट खत्म करें, ठीक है। हमने ऐसे को करना है या आपने घर में ऐसे को करना है, तो आइंदा के बाद ज़हन में ये सवाल नहीं आने देना, इंडिपेंडेंट राइटिंग करनी है। बैठो, आज से कल से स्टार्ट करना चाह रहे हो, करो। मैं लाइबा भी बताता हूँ, मैं भी सेशन का बताता हूँ आपको। बल्कि मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा 45 डेज का सेशन होता है। 45 डेज मैं कहता हूँ, लेकिन इससे भी एक्सीड कर जाता है। 3 डेज अ वीक हमारी क्लास होती है। और मेरी पहली जो 4 से 5 क्लासेस होती हैं ना, ठीक है, उनमें हम यूं करते हैं कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मतलब इतने बेसिक से कि आप इमेजिन करें कि आप फर्स्ट डे सीएसएस कैसे के पेपर को देख रहे हो और पहला टॉपिक आपने देखा और आपके ज़हन में क्या सवाल आ सकते हैं, हम वहां से स्टार्ट लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाकी सारे कहते हैं ऐसे के 4 कंपोनेंट्स हैं, पहले आउटलाइन है, फिर इंट्रो है, फिर मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ इन सबसे ऊपर एक चीज़ है, वो है टॉपिक क्लैरिटी। मेरा फोटे ही ये है कि टॉपिक क्लैरिटी, यानी कि मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि उस दिन जो टीचर यूजुअली पता क्या करते हैं, टीचर आपको ना 8 थीम्स के टॉपिक पढ़ा देते हैं, एक इकोनॉमी पे, एक पॉलिटिक्स पे, एक गवर्नेंस पे, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से कुछ आएगा तो आप वही कॉपी पेस्ट कराओगे। मैं हमेशा इस चाइनीज प्रोवर्ब का बड़ा फैन रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू फिश एवरी डे, आई टीच यू हाउ टू कैच अ फिश। वो कब समझ आएगी, जब हम ये थॉट प्रोसेस समझ जाएंगे, टॉपिक को ब्रेक कैसे करते हैं, उसको पकड़ते कैसे हैं। हम वहां से स्टार्ट करेंगे। पहली कुछ क्लासेस स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगी। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं हवा में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पहले उसकी आपको एग्जाम्पल दूंगा, पहले मैं वो खुद करूंगा, लिखूंगा आपके सामने, फिर आपको कहूंगा लिखो। मेरी हर क्लास में मेरे से ज्यादा आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि आई बिलीव इन दिस थिंग कि जितना ज्यादा मैं आउटलाइन शुरू करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आउटलाइन में स्टांस क्लैरिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर उस स्टांस क्लैरिटी के अंदर मैं आपको कहूंगा अब आप लिखो। मैंने पहला मेन हेडिंग लिखी, ठीक है, फिर मैं कहूंगा अब आप लिखो, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जो चीज मैंने करनी है वो आपसे मैंने लिखवानी है। जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल अभी हमारा बैच 13 चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर कंप्लीट होते तक वो 2 आउटलाइंस मुझे चेक करवा चुके हुए थे, मीन वाइल जो मैं उसको देता जाता हूँ।
ये अलग है अदर देन द वर्क विच वो डू इन द क्लास, ठीक है। फिर आज क्या था, आज मैंने उन्हें सरप्राइजिंगली बगैर बताए, मैंने उन्हें नहीं बताया कि आपने जेंडर पे लिखना है, जेंडर का बेसिक सा टॉपिक दे दिया, अभी आउटलाइन इंट्रो उनका लिखवाया है 40 मिनट के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने मेजॉरिटी ने, मतलब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है तो तकरीबन 48 के करीब, 42 के करीब मुझे स्क्रिप्ट मसूल हो गए हैं कि लोगों ने लिखा है। ठीक, मैं आपको अगर पैम्पर करता रहूंगा ना कि नहीं नहीं पहले हम पढ़ लेते हैं, कंटेंट कंटेंट खेलते हैं, फिर उसके बाद फिर आप मेरे पे इतने डिपेंडेंट रहोगे कि 6 महीने का मैं अगर आपके साथ बैच चलाऊं, एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव बैच, ठीक है, या तो फिर मैं वो 6 महीने का एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव बैच आपके साथ चला लूं, ठीक है, फिर आप लाख रुपया मुझे दे के चल पड़े तो वो काम तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये हमारा 45 डेज का सेशन है, ठीक है। और 45, मैं कहता हूँ कि कोई यहाँ पे मेरे बच्चे काफी उन्होंने मुझसे पढ़ा है, ठीक है, उनको जो है वो आप पूछ सकते हो, मेरा फीडबैक ले सकते हो। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा फीडबैक, मेरी मार्केटिंग मेरा फीडबैक है, और आप मेरे से किसी बच्चे ने पढ़ा है, आप उससे जरूर पूछ कर आइएगा, ठीक है, कि इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको किसी सूरत में भी फोर्स नहीं करूंगा, बट मैं आपसे ये कमिट करता हूँ और मैं हमेशा इसको ट्रेडमार्क रखता हूँ कि योर एस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं हमेशा इस चीज के साथ स्टिक होता हूँ कि मुझे अगर एक जिम्मेदारी मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से ही मिली है, मैं उसको उसका हक जस्टिफाई करूं। मैं कभी भी मैं कभी कभी ये होता है कि बहुत थका भी हूं ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास, मेरा दिल करता है अच्छा यार 4 चीजें बताने वाली इंट्रो से रिलेटेड, मैं 3 ना बता दूं, फिर मुझे खुद गिल्ट फील होता है कि चौथी क्यों नहीं बतानी, ठीक है। मतलब इज दिस द थिंग दैट यू डूइंग, मतलब एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। मैं एक ना, वो क्या कहते हैं, एक जागे हुए जमीर वाला बंदा हूं, तो आप वैसे ही तसल्ली रखें कि मैं आपके साथ अनफेयर नहीं होने दूंगा कुछ भी, ठीक है। और 8000 इसकी फी है, बड़ी मिनिमल है, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इतनी, मैंने 1 साल हो गया मैंने इंक्रीज भी नहीं की, लेकिन ये इतनी फीस यूजुअली जिस तरह का मैं आपको पढ़ाऊंगा वुड बी वर्थ है, ठीक है। और हाँ जी, ये देख लें जी, ये मुशाहिदा नियाजी हैं, कोई पेड कमेंट नहीं है। ही इज सेइंग कि आई वाज अ बैच 10 स्टूडेंट्स एंड यू वर ओनली टीचर दैट मेड सेंस रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग, ठीक है। सो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जाके देखें और जाके पूछ लें किसी से, जब उसके बाद मेरे पास आइएगा। बट I'll डेफिनेटली गॉड प्रॉमिस कि यू वुड इंशाल्लाह हैव गुड आउटपुट, ठीक है। 8000 इसकी फी है, 14 अप्रैल से